Okay, let us start class 2 on current electricity. So in class 1, I told you about electric current. Today we are going to discuss first concept of drift velocity and relaxation time. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि करंट कैसे बनता है कि मान लो ये एक वायर है और इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इसके क्रॉस हम कोई सेल लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स वायर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, ऑल्दो ये है तो एक एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वो एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी वेलोसिटी को कांस्टेंट लेते हैं, कारण कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव बहुत थोड़े टाइम के लिए कर पाता है और उसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिस टाइम के इंटरवल में वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर पाता है उसको उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब इसका कारण ये है कि किसी भी कॉपर वायर के अंदर, किसी भी मेटल वायर के अंदर बहुत सारे इमोबाइल आयंस होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। वो इमोबाइल आयंस बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होते हैं, जगह जगह पे पड़े होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के रास्ते में एक रुकावट की तरह खड़े होते हैं। तो वो आगे मूव तो कर पाता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही मूव कर पाता है। इट इज जस्ट लाइक कि कोई आदमी किसी क्राउडेड प्लेस में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो क्योंकि वो नैरो पैसेज है और बहुत सारे लोग उसके आगे खड़े हैं, तो वो आगे मूव तो कर पाएगा लेकिन उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगी, वो धीरे धीरे ही आगे मूव कर पाएगा। तो इसीलिए इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इट इज दैट constant value of velocity with which an electron moves forward from one end of the wire to the another end। तो ये वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है जिससे एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अनदर एंड। इट्स वैल्यू इज ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि कितनी कम वेलोसिटी से वो आगे की तरफ ड्रिफ्ट होता है। इसकी वैल्यू सिर्फ फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड है, मींस इसकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी वेलोसिटी से एक एंट मूव करता है, धीरे 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 धीरे। और व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम को ऐसे टॉ सिंबल से डिनोट करते हैं। ये वाला सिंबल टॉ का होता है। वैसे तो एक तरह का टाइम है, लेकिन क्योंकि एक स्पेशल टाइम है तो इसे स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम टू द short interval of time for which an electron get accelerated forward before getting collide with
an immobile ion present in the wire। तो ये वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जिस टाइम में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा फॉरवर्ड की तरफ बिफोर गेटिंग कोलाइड विद एन इमोबाइल आयन प्रेजेंट इन द वायर, राइट। तो इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन भी फाइंड करेंगे। उसके लिए हम फिर से अपने बेसिक करंट कंसेप्ट पे आते हैं। अब मान लो ये एक मेटल की वायर है, और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक मेटल की वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, मतलब उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। तो ए फिगर है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियली all the free electrons in a metallic wire moves randomly in all possible directions, therefore the average initial velocity of all electrons is taken as 0। तो वो कह रहे हैं कि पहले एक वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी उन्होंने थर्मल एनर्जी से ली है, वो उसको हम 0 लेते हैं, क्योंकि उनकी नेट मूवमेंट कहीं पर नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे खड़े इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी होगी u1, सेकंड इलेक्ट्रॉन की होगी u2, थर्ड की होगी u3 एंड सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 0 होगी। इस नॉलेज को हम बाद में यूज करेंगे फिर कभी। अब मान लेते हैं हम इन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए लेटर से हमने ये एक बैटरी दिखाई है, सेल दिखाया है। तो ये एक सेल हमने वायर के दोनों एंड पे के क्रॉस जोड़ दिया फिगर बी में। अब ये वायर के सेल के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी, और वो अपनी रैंडम डायरेक्शन को छोड़कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे करंट बनता है। तो ये मान लेते हैं हमने करंट बनता दिखाया एक वायर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से। नाउ व्हेन अ सेल is connected to a wire, all the electrons will experience force due to electric field set up in the wire by the potential difference created by the cell shown in figure B। तो वो कह रहा है कि जब हम एक सेल कनेक्ट कर देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण वो मूव होना शुरू हो जाएंगे। नाउ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, अब हम हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स का फार्मूला होता है, हमने इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ा था, वो Q इंटू ई होता है, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जिसपे चार्ज माइनस ई होता है, तो F बराबर आ गया माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब जहां फोर्स लग रही है वहां एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, देयरफॉर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स का कॉन्सिक्वेंस
एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन अगेन आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो होगी माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम यहाँ पे मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन बन गया। नाउ द फाइनल वेलोसिटी acquired by electron in relaxation time तो will be। अब फाइनल वेलोसिटी कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी एक्वायर करेगा इस एक्सेलरेशन के कारण, तो वो होगा v1 इज u1 प्लस माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई एम इंटू टो 1। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन का फार्मूला है। जब भी कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलरेशन माइनस ई अपॉन एम इंटू टो 1। सिमिलरली v2 हो जाएगा u2 प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू टो 2। ऐसे करते करते v3 बराबर हो जाएगा u3 प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू टो 3। और ऐसे करते करते nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी un प्लस माइनस ई अपॉन एम इंटू टो n। तो ये हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर ली। जैसे मैंने बोला ये वेलोसिटी वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्वायर करेंगे और रुक जाएंगे, तो उनका मोशन बहुत थोड़े टाइम के लिए ही होगा, इसीलिए उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। अब इसको आगे करने के लिए हम एडिंग ऑल द अबव इक्वेशंस, हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा v1, पहले हम लेफ्ट साइड की टर्म्स को ऐड करते हैं, v2 प्लस v3 प्लस ऑन अप टू vn। और राइट साइड में हम पहले सबकी u1 टर्म्स ऐड करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ऑन अप टू un। सेकेंड टर्म्स में जैसे ही आप देख पा रहे हो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल एम कॉमन आ रहा है हर टर्म में, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस ऑन अप टू टो n। तो ये मैंने सारी इक्वेशंस को ऐड कर लिया। अब एवरेज वैल्यू बनाने के लिए हम डिवाइडिंग all the terms of LHS and RHS by capital N। अब हम जितने भी टर्म्स हैं चाहे LHS में चाहे RHS में, उनको कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस ऑन अप टू vn बाय कैपिटल N इज इक्वल टू u1 प्लस u2। ये बहुत सिंपल मैथ्स है, तो ये हमने हर टर्म को कैपिटल N से डिवाइड कर दिया। अब आप सबको पता है कि जितनी भी वेलोसिटीज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स वो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है, तो इसे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब क्योंकि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम हर इलेक्ट्रॉन की अलग से ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने उनका एक एवरेज बना दिया। ये जो पहली ब्रैकेट है ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है थर्मल, जो कि जीरो होती है। हमने इक्वेशन 1 में देखो ऊपर कि हमने लिखा था कि इनिशियल एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये जीरो आ जाएगा। और इसे टो एवरेज कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारा अल्टीमेटली एक रिलेशन बन गया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है वो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय स्मॉल एम इंटू टो एवरेज इस रिलेशन के बराबर होता है। यहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आपको फर्स्ट स्टेप में ये रिलेशन डिराइव करना आना चाहिए और याद भी रखना है। अब यहाँ से हम इससे कुछ और लर्निंग करते हैं। नोट, एज टेम्परेचर T इंक्रीजेज, ये एरो अप का साइन बढ़ना है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कि मान लो वायर हीट अप हो रही है, चाहे वो इन्वायरमेंट से हीट अप हो रही है या करंट फ्लो होने के कारण हीट अप हो रही है, तो एवरेज विल डिक्रीज। तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्टर मूव करता है तो उसको इमोबाइल आयन से टकराने में कम टाइम लगता है। कोई भी चीज कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो अगर वो फास्टर मूव कर रहा है तो वो कोलिजन के लिए जल्दी पहुंच जाएगा, तो वो जल्दी टकरा जाएगा, तो टो एवरेज डिक्रीज हो जाता है। और जैसे कि आप ऊपर वाले रिलेशन से देख पा रहे हो, इफ टो एवरेज विल डिक्रीज, अब जब टो एवरेज डिक्रीज होगा तो वीडी विल आल्सो डिक्रीज, वीडी विल आल्सो डिक्रीज, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि करंट भी कम हो जाता है। तो ये आगे जाकर एक बड़ा कंसेप्ट बनेगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से करंट कम हो जाता है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बट ये हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा, और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। ओके, ये रिलेशन समझने के बाद हम एक और रिलेशन डिराइव करेंगे। ये दोनों रिलेशन आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। तो नया नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन निकालेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए भी हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो ये मैंने वही मेटल की वायर दिखाई है, और ठीक है, उसको एक सेल से जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो वायर में करंट फ्लो हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के नहीं लेते हैं, तो हम करंट इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो वायर है इसकी लेंथ L है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल लेटर A। तो लेट अ मेटेलिक वायर हैज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी वायर की, नंबर डेंसिटी n हैज लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। तो मान लेते हैं मेटेलिक वायर है जिसकी नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर यूनिट वॉल्यूम वायर के प्रेजेंट हैं वो स्मॉल लेटर n है, और उसकी लेंथ स्मॉल l है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो। नाउ अब हमें करंट का फार्मूला बनाना है। अब आप सबको पता है करंट का जो फार्मूला है वो ये होता है। एक्चुअली करंट के दो फार्मूले थे, एक तो Q बाई टी चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, और एक NE बाई टी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल N स्मॉल e बाय स्मॉल टी। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वायर में, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, और T टाइम है जितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम कैपिटल N को निकालते हैं। इसे अभी मैंने इक्वेशन 1 कह के साइड में रख दिया है। नाउ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। अब इस वायर में कितने टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि कैपिटल N
वो बराबर होगा नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो नंबर डेंसिटी को मैंने स्मॉल एन लिया है। अब किसी भी वायर का वॉल्यूम ए इंटू एल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू द लेंथ। तो इस तरह से ये कैपिटल एन निकल जाएगा। सो देयरफॉर एन इंटू ई, जिसे हम टोटल चार्ज क्यू भी कहते हैं, तो क्यू एन ही होता है। तो मैं अगर इसे एक और स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से इंटू कर दूं, तो ये मैंने चार्ज फ्लो निकाल लिया, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। इसे मैंने अभी इक्वेशन 2 कह के रख दिया। ये मैंने इक्वेशन 1 में जो चार्ज होता है एन ई, उसको क्यू निकाल लिया। अब हमें टाइम निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में। आल्सो टाइम टेकन to move from one end of wire to another। अब हम टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम में वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन होता है, यानी कि स्मॉल एल बाय स्मॉल टी। क्योंकि हमें वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है, तो हम डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल एन एल करेंगे और टाइम टेकन टी हो जाएगा। यहाँ से हम टी को निकाल लेंगे वी डी की टर्म में, और इसे इक्वेशन 3 कह देंगे। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया, इस नेक्स्ट वाली को। हमारा टाइम भी निकल गया। अब हम, क्योंकि हमारा Q निकल चुका है, हमारा T भी निकल चुका है, तो हम ये दोनों वैल्यूज अब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यूज above values of capital Q and T from equation 2 and equation 3 in equation 1। तो I बराबर आ जाएगा स्मॉल एन ए एल ई ओवर एल बाई वी डी। अब जैसे आप देख रहे हो, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल हो रहा है और वी डी ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये रिलेशन डिराइव हो गया, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और 3 मार्क्स में डेरिवेशन आती है, फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको ये रिलेशन डिराइव भी करना आना चाहिए कि जो वायर में करंट होता है वो होता है एन ए ई वी डी। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और स्मॉल एन नंबर डेंसिटी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। सो आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।